एसडीके मूवीज वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। We are presenting City of Amber. मूवी का कंक्लूजन आने वाले कल यानी कि भविष्य पर आधारित है। मानव जाति एक रेस की तरह अपनी गति से आगे बढ़ रही है। सूर्य के समान एक विशाल आग का गोला तेज गति से पृथ्वी की तरफ आ रहा है। धीरे धीरे समय बीतता है और पृथ्वी को दो सूरज के प्रभाव का सामना करना पड़ता है। हीट, रेडिएशन और अननेचुरल ग्रेविटी का खिंचाव धीरे धीरे लोगों को मारने लगा और मानव जीवन को खतरे में डालने लगा। दूसरे सूरज को सौरमंडल से दूर जाने में लगभग 200 साल लगेंगे, लेकिन तब तक मानव जाति लंबे समय तक विलुप्त हो जाएगी। इस खराब स्थिति से बचने के लिए बचे हुए लोगों ने एम्बर नाम के एक अंडरग्राउंड शहर का निर्माण किया। इसके संसाधनों और खाने पीने के सामान की 200 साल तक भविष्यवाणी की गई। इसके बाद ही मनुष्यों को धरती पर लौटने की अनुमति दी जाएगी, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए एक स्पेशल रास्ते से ही होकर जाया जा सकता है और ऐसा सिर्फ मैप से ही संभव था। इस राज को क्यूरियस लोगों के आने तक राज रखा जाता है, इसलिए उस मैप और इंस्ट्रक्शन को 200 साल के लिए एक लॉकर में रख दिया जाता है, जिसकी जिम्मेदारी एम्बर के पहले मेयर को दी जाती है। इस तरह समय बीतने पर एक के बाद एक बने मेयर को ये जिम्मेदारी दी जाती है। सब कुछ प्लान के तहत ही हो रहा था कि तभी मौजूदा मेयर की मृत्यु हो जाती है और उस बॉक्स को भुला दिया जाता है। अब 200 साल बीत चुके हैं और बॉक्स अपने आप खुल जाता है, लेकिन इसके अंदर क्या है इस पर कोई ध्यान नहीं देता। एम्बर सिटी एक जनरेटर से चल रही होती है जो अब टूटने के कगार पर है। इसके अलावा ट्रेजरी में रखी खाने पीने की चीजें बहुत ही तेजी से खत्म हो रही हैं। मूवी के अगले सीन में हम शहर के वर्क और सोशल एनवायरनमेंट को देखते हैं। हाई स्कूल की पढ़ाई के बाद सभी नौजवानों को बॉक्स में से पर्ची निकालकर उसमें लिखी जॉब के हिसाब से उन्हें चुना जाता है। उनमें से कुछ डाकिया बन जाते हैं और कुछ को कुक का काम मिल जाता है, जबकि उनमें से भाग्यशाली लोगों को जनरेटर का ऑफिसर बना दिया जाता है। इसके बाद हम डून नाम के एक युवक को देखते हैं। वो अपने पिता की तरह एक फेमस मैकेनिक होता है। उसे मशीन्स में बहुत दिलचस्पी होती है। डून हमेशा जनरेटर को रिपेयर करने को तैयार रहता है, लेकिन उसे शहर का डाकिया बना दिया जाता है। लीना नाम की एक लड़की उसकी बहुत अच्छी दोस्त होती है। इसे शहर के पाइप हैंडलर का काम सौंपा गया है, लेकिन लीना का सपना डाकिया बनने का था, इसलिए डून अपनी जॉब से उसकी जॉब को बदल लेता है। वो ऐसा इसलिए भी करता है क्योंकि शहर की पाइपलाइंस जनरेटर के आसपास ही बिछाई जाती हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि रात में लीना बहुत खुश होकर अपनी दादी को अपनी जॉब के बारे में बताती है। उसकी दादी उस स्पेशल रास्ते के बारे में बहुत कुछ जानती है, लेकिन वो कंफ्यूज होती है कि शायद वो उन रास्तों के बारे में भूल गई हो। लीना के मरे हुए पिता को इस बात का पता था क्योंकि उन्होंने अपने लास्ट वॉइस मैसेज में इसका जिक्र किया था। उन्होंने अपने मैसेज में बाहरी दुनिया के बारे में बहुत ही स्पष्ट बताया होता है, लेकिन लीना को ये सब बकवास लगता है। उसमें बैरो नाम के एक शख्स का भी जिक्र आता है, लेकिन शहर में इस नाम का कोई भी शख्स नहीं होता है। अगले दिन काम पर लीना का पहला दिन होता है। तब तक वो खुशी खुशी चिट्ठियां बांटती रही जब तक कि उसे एक जोर का शोर सुनाई नहीं दे। इसके बाद हम देखते हैं कि एक झूठी अफवाह फैला रहे व्यक्ति को पकड़ा जा रहा था, क्योंकि वो दावा करता है कि उसने शहर के अंधेरे हिस्से में विशालकाय कीड़े देखे हैं जहां पर किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है। कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करता है, लेकिन लीना को उस कीड़े के शरीर का एक हिस्सा मिलता है जिसे उस आदमी ने गिरा दिया था, जो एक बड़े से बीटल के सींग जैसा होता है। वहीं दूसरी तरफ हम डून को जंग लगे पाइप और टूटे हुए पुर्जों को रिपेयर करते हुए देखते हैं। उसके साथ उसका बॉस भी होता है जिसका नाम सूल होता है। वो एक बूढ़ा और चिड़चिड़ा व्यक्ति होता है जो इस काम को सालों से करता आ रहा था। वो शहर की पाइपलाइंस के बारे में सब कुछ जानता है और वो ये भी जानता है कि इन पाइपलाइंस को बाढ़ का खतरा है। डून उन्हें रिपेयर करना चाहता था, लेकिन सूल का कहना था कि वो अपने दिमाग का इस्तेमाल ना करे, क्योंकि शहर के कई मजदूरों ने इसे ठीक करने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई भी उसे परमानेंटली ठीक नहीं कर पाया। काम के पहले दिन ही डून को एक मरे हुए वर्कर का हेलमेट दिया जाता है। उसे अपने बॉस की बात समझ आ जाती है, लेकिन फिर भी वो सोल्यूशन ढूंढने पर अड़ा रहता है। वो सूल के पास से पाइपलाइन का मैप चुरा लेता है
और सुरंगों की खोज शुरू कर देता है और अंत में 351 नंबर के कमरे में आ जाता है। उस कमरे में आकर उसका इंटरेस्ट और भी बढ़ जाता है क्योंकि वो कमरा मैप में भी कहीं नहीं होता है। डून फिलहाल इस कमरे को नज़रअंदाज करने का फैसला करता है और दूसरी अंधेरी और रहस्यमयी सुरंग तक पहुंचने के लिए अपनी खोज को जारी रखता है। किसी को नहीं पता था कि वो सुरंग किस ओर जाती है और इस बात का पता लगाना बहुत ही डरावना है। आगे चलते चलते डून शहर की फूड स्टोरेज यूनिट तक पहुंच जाता है जो लगभग अब खाली हो चुका है। जैसे ही वो चारों तरफ देखता है तभी अचानक एक फूड गार्ड लूपर उसे पकड़ लेता है। शहर में कोई भी लूपर को पसंद नहीं करता है क्योंकि उस पर खाने के डिब्बों की चोरी का आरोप लगाया गया था, लेकिन उसकी चोरी साबित नहीं हो पाई। मूवी के अगले सीन में हम देखते हैं कि जनरेटर अचानक से काम करना बंद कर देता है जिससे शहर के चारों तरफ अंधेरा हो जाता है। इंजीनियर्स इसे टेम्परेरी तौर पर ठीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सभी ये जानते हैं कि ये लंबे समय तक काम नहीं करेगी। उस रात काम खत्म करने के बाद लीना अपनी दादी के घर जाती है और उसे कोठरी में रखे एक डिब्बे के बारे में पूछती है। तब उसे पता चलता है कि उसके परदादा एक मेयर थे जो उस तिजोरी को किसी दूसरे मेयर को दिए बिना ही मर गए। लीना आखिरकार कोठरी की जांच करती है ताकि वो सालों पुरानी तिजोरी को ढूंढ सके, लेकिन वो नहीं जानती है कि इस तिजोरी के साथ क्या करना है। अगले दिन जब लीना काम पर जाती है तो वो उस फूड गार्ड लूपर से मिलती है। वो उसे एक लेटर मौजूदा मेयर को देने के लिए देती है। मेयर की हवेली में लीना एक डिब्बे से भरी एक दराज देखती है जिसे मेयर छिपाने की कोशिश कर रहा था। उसकी नज़र अपने परदादा की एक तस्वीर पर भी पड़ती है। उस तस्वीर में वो कोठरी में मिले बॉक्स को पकड़े हुए होते हैं। इसी बीच लोग खाने और दवा की कमी के पहले चरण से पीड़ित होने लगे हैं। वो खुद को आने वाले अंधकार के लिए तैयार कर रहे हैं। लीना डून को एक बीटल के सींग को दिखाती है जो उसे पहली रात मिली थी। तब डून किताबों के जरिए ये पता लगाने की कोशिश करता है कि ये सींग असली है या नकली। डून के पिता इन सब बातों में माहिर होते हैं, लेकिन उनके पास भी इस बात का जवाब नहीं होता है कि एक बीटल की इतनी बड़ी सींग कैसे हो सकती है। उसके पिता ये चाहते थे कि उनका बेटा शहर के बारे में जांच पड़ताल करना बंद कर दे। डून के पिता से भी कोई सहायता न मिलने के बाद लीना डून को तिजोरी के अंदर की चीजें दिखाती है जिसमें चमकदार कांच की प्लेट, कागज का एक टूटा हुआ टुकड़ा और अजीबोगरीब चिन्ह मिलते हैं। वो कागज के फटे हुए टुकड़ों को एक साथ रखते हैं जिससे उन्हें शहर के बाहर निकलने का रास्ता मिल जाता है जो उन्हें 351 नंबर कमरे का उपयोग करने को कहता है। अब आगे की जांच करने के लिए वो दोनों सुरंग में आ जाते हैं। वहां उन्हें एक लंगड़ा आदमी देख लेता है और देखते ही भाग जाता है। वो रास्ते में खाने के कई डिब्बे गिरा देता है। उन डिब्बों को देखकर डून हैरान रह जाता है क्योंकि वो खाने के डिब्बे शहर में बहुत पहले ही खत्म हो गए थे। इससे पहले कि वो आगे कुछ चेक कर पाते, एक बड़ा जानवर उन पर हमला कर देता है जिससे उन्हें सुरंगों से भागना पड़ता है। इसके बाद हम देखते हैं कि लीना डून के हेलमेट को नोटिस करती है क्योंकि उस हेलमेट पर उसके पिता का नाम लिखा होता है, जिससे वो समझ जाती है कि उसके पिता भी यही काम करते थे जो अब इस दुनिया में नहीं है। डून उससे बताता है कि उसके पिता पाइपलाइन में काम करने के दौरान डूब कर मर गए थे। इसके बाद लीना अपने घर लौटती है और अपनी मौसी लेन से अपने पिता की मौत के बारे में पूछती है। तब लेन उसे बताती है कि उसके पिता को शहर से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने का जुनून था। उन्होंने शहर से निकलने का एक छोटा रास्ता ढूंढ लिया था, लेकिन मिशन के अंतिम चरण में ही वो डूब कर मर गए। अपने पिता की ऐसी दुखद मौत के बारे में जानकर लीना बहुत ही दुखी हो जाती है, लेकिन तभी वो लूपर को लंगड़ाते हुए देखती है और याद करने लगती है कि लूपर उसे सुरंग में बैठे व्यक्ति की याद दिलाता है। वो तुरंत ही डून को इस बारे में बताने जाती है। अब वो दोनों कमरा नंबर 351 में जाने का फैसला करते हैं। वो जैसे ही वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वो कमरा खाने की चीज़ों से भरा होता है जिसे मेयर ने अपने लिए जमा किया होता है। ये उसके लिए लाइफ टाइम खाने के लिए पर्याप्त था, जबकि उसके लोग भूखे मर रहे होते हैं। दोनों सोते हुए मेयर को नहीं जगाते हैं और लीना के घर वापस आ जाते हैं। वो उसके पिता की रिकॉर्डिंग को फिर से सुनते हैं और इस बार डून रिकॉर्डिंग में बताए गए व्यक्ति बैरो को पहचान लेता है क्योंकि एक बार उसके पिता ने उसके बारे में जिक्र किया था। वो भागकर अपने पिता के पास जाता है और उनसे सुरंग और लीना के पिता के बारे में पूछता है। वहाँ उसे पता चलता है कि बैरो और लीना के पिता शहर से बाहर निकलने के लिए एक मिशन पर साथ काम कर रहे थे। वो लोग कभी भी सफल नहीं हो पाए
और बैरो के करीबी दोस्तों ने अपनी जान भी गंवा दी। इन्हीं बातों की वजह से ही डून के पिता ने उसे इस मिशन के बारे में कभी नहीं बताया और वो चाहते भी नहीं थे कि उनका बेटा उसी रास्ते पर जाए। डून अपने पिता की चिंताओं को समझता है, लेकिन वो इस अधूरे मिशन को पूरा करने के लिए अड़ा रहता है। इसके बाद हम देखते हैं कि लेना मेयर को बेनकाब करने की कोशिश करती है, लेकिन पकड़ी जाती है। तभी वहां पर लाइट बंद हो जाती है, जिससे उसे मेयर के बैज को चुरा कर भागने का मौका मिल जाता है। अब लीना और डून को अपराधियों की लिस्ट में सबसे ऊपर डाल दिया जाता है। इस सिचुएशन में वो दोनों जनरेटर रूम तक पहुंचने के लिए एक स्पेशल टाइप की व्हील का प्रयोग करते हैं। अब वो मेयर के बैच और बॉक्स में मिले शीशे को आपस में जोड़ देते हैं। उस पर भी वही सिंबल बना होता है जो जनरेटर पर बना होता है। उन्हें लगता है कि ये उस कमरे की चाबी है, लेकिन वो गलत होते हैं। लेना इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से चेक करती है, तब उन्हें पता चलता है कि उन्हें लॉकर के पीछे देखना है। ऐसा करके उन्हें एक सीक्रेट चैम्बर का पता चलता है, जो और कई बहुत सारे लॉकर से भरा होता है। वो समझ नहीं पाते कि इनका यूज कैसे करना है। तब अगले इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए वो दोनों व्हील को क्लॉकवाइज घुमाने लगते हैं। तभी सारे लॉकर लाइन अप हो जाते हैं और जनरेटर रूम में स्लाइड हो जाते हैं। अंत में कमरे का दरवाजा खुल जाता है और वो वहां पर अंडरग्राउंड नदी को आमने सामने देखते हैं, जो मशीनरी के एक विशाल टुकड़े से जुड़ी होती है। दरअसल लॉकर को वास्तव में चीजों को रखने के लिए यूज नहीं किया जाता है, बल्कि लोगों को जमीन पर भेजने के लिए एक नाव के रूप में यूज किया जाता था। अब वो अगले इंस्ट्रक्शन को पढ़ते हैं, जो उन्हें इमरजेंसी कंट्रोल रूम में प्रवेश करने को कहता है। अब वो लोग उस बैज का इस्तेमाल की तरह करते हैं और उस चैम्बर में पहुंच जाते हैं, जहां पर लीवर और बटन होते हैं, जो पूरी तरह मशीनरी को कंट्रोल कर रहा था। वे बताए गए इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग व्हील को एक्टिव कर देते हैं। अब पानी का लेवल धीरे धीरे बढ़ने लगता है, लेकिन प्लान तो तब फेल हो जाता है जब अचानक प्रेशर बढ़ जाता है और शहर की रोशनी तेज हो जाती है और पाइपलाइन भी टूट जाते हैं। पाइपलाइन के टूटने से लोग और भी ज़्यादा डर जाते हैं, जिससे शहर में बाढ़ का खतरा बढ़ने लगता है। मेयर को लगने लगता है कि अब उसके काले कारनामों का अंत नज़दीक है। वो अपनी जान बचाने के लिए वाटरप्रूफ चैम्बर में चला जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक बहुत ही बड़ा बीटल उस पर हमला कर देता है और उसे मार देता है। तब वहां पर पाइपलाइन वर्कर सूल आ जाता है और व्हील को ठीक कर देता है, लेकिन वो ठीक से काम कर सके इसके लिए उसे लीवर को पकड़े रहना पड़ता है। उन्हें पता होता है कि ये एक बेहद खतरनाक काम है और यही एक तरीका था जिससे कि लोगों की जान बचाई जा सकती थी। व्हील के सही होते ही वाटर लेवल बढ़ जाता है और ना चाहते हुए भी डून को सूल से अलग होना पड़ता है। इसके बाद डून, लेना और उसकी छोटी बहन एक लॉकर बोट में बैठ जाते हैं और पानी की एक तेज लहर उन्हें ढकेल कर व्हील से दूर कर देती है। तीनों एक डरावनी और अंधेरी सुरंग से होकर निकलते हैं। वो लोग काफी डरे हुए होते हैं और सब कुछ खत्म होने के बाद जिंदा बचे रहने की उम्मीद करते हैं। जब वे एक बड़ी ढलान से होकर नीचे फिसलने लगते हैं तो लगभग हार मान लेते हैं, लेकिन जब वे अपनी आंखें खोलते हैं तो खुद को एक तालाब में पाते हैं। अब कुछ दूर चमकता हुआ दरवाजा उन्हें पृथ्वी की सतह पर ले जाता है। वो तीनों अब भी उतने खुश नहीं होते हैं जितना कि उन्हें होना चाहिए, क्योंकि वहां पर भी अंधेरी रात थी, जिस वजह से उन्हें लगता है कि बाहर भी उतना ही अंधेरा है जितना कि अंदर था। लेकिन तभी उन्हें अपनी लाइफ का पहला सूरज उगता हुआ दिखाई देता है। ये देखकर उनकी आंखें चमक उठती हैं। अब वो अपनी पूरी लाइफ अच्छे से जी सकते हैं, क्योंकि पृथ्वी एक बार फिर से जीवन जीने योग्य हो गई थी। वहां पर वो उड़ते हुए पक्षियों को भी देखते हैं और उनका पीछा करते हुए एक बड़े से होल के पास पहुंच जाते हैं। वो लोग इतनी ऊंचाई से एम्बर सिटी के सिग्नल को देख सकते थे, लेकिन उनकी आवाज नीचे तक नहीं पहुंच सकती थी। मूवी के एंड में हम देखते हैं कि लीना उस मैप और उसके इंस्ट्रक्शन को एक पत्थर से बांधकर नीचे फेंक देती है। सौभाग्य से वो मैप डून के पिता को मिल जाता है और सारा शहर बच जाता है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।